औद्योगिक नीति में हाईलाइट कर लीजिएगा। ये छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। इस औद्योगिक नीति में एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम ब्रैकेट में लिखिएगा मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट शॉर्ट फॉर्म में MRTP एक्ट क्या बोले, हिंदी है इसका एकाधिकार, जिसको मोनोपोली भी कहते हैं, तथा प्रतिबंधक यानी कि रिस्ट्रिक्टिव व्यापार ट्रेड व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन आया है MRTP एक्ट कौन से औद्योगिक नीति के तहत लाया गया था? तो 1969 के औद्योगिक नीति के तहत लाया गया था। आगे 1969 पारित किया गया, अधिनियम 1969 पारित किया गया, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा इंग्लिश वाले पार्ट का, पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनियों की व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का नियमन करना तथा आर्थिक सुधार के एकाधिकार एवं केंद्रीकरण को रोकना था। एकाधिकार तथा केंद्रीकरण को रोकना था। व्यापार की निषिद्ध तथा प्रतिबंधक प्रक्रियाओं को व्यापार की निषिद्ध तथा प्रतिबंधक तथा प्रतिबंधक प्रक्रियाओं को समंजित करने के लिए सरकार ने MRTP आयोग की स्थापना की। समंजित करने के लिए सरकार ने MRTP आयोग की स्थापना की। MRTP बेटे यही है, MRTP आयोग की स्थापना की। प्रारंभ में हाईलाइट कर लीजिएगा, प्रारंभ में ₹20 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाली कंपनियों, प्रारंभ में ₹20 करोड़ या उससे अधिक, ₹20 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाली कंपनियों को किसी विस्तार के लिए भारत सरकार की
किसी विस्तार के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक थी। अनुमति आवश्यक थी। इसे ही MRTP सीमा कहा गया। इसे ही MRTP सीमा कहा गया। उन्नीस सौ 1980 में MRTP सीमा को बढ़ाकर 1980 में MRTP सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपीस 50 करोड़ रुपीस 50 करोड़ तथा 1985 में रुपीस 100 करोड़ कर दिया गया। तथा 1950 में रुपीस 100 करोड़ कर दिया गया। 1985 में 100 करोड़ कर दिया गया और 1900 कितने में किया गया आपका 50 करोड़ 1980 में 1980 और इससे पहले 1969 में कितना है 20 करोड़। आगे वर्ष 1991 में सीमा को समाप्त कर दिया गया। 1991 में MRTP सीमा को समाप्त कर दिया गया। यानी तृतीय औद्योगिक नीति 1969 के तहत एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम क्या था MRTP एक्ट या अधिनियम, जिसके तहत जो उद्योग धंधे हैं उनको नियंत्रण और निरीक्षण में रखा गया। 1969 में अगर कोई उद्योग 20 करोड़ या इससे अधिक का है तो उसके लिए अगर विस्तार करना चाहता है आगे तो किसका परमिशन लेना होगा सरकार का। और 1925 में ये सीमा कितना कर दिया गया 80 में 50 करोड़ कर दिया गया। 1980 में कहा गया लेकिन 50 करोड़ की लागत का कोई फैक्ट्री है और विस्तार करना चाहता है तब उसको क्या करना होगा सरकार से देना पड़ेगा परमिशन। और इसको 85 में 100 करोड़ कर दिया गया और 91 में कह दिया गया कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे वो विस्तार कर सकते हैं बिना किसी सरकारी परमिशन के। तो क्वेश्चन भी आया है कि कितना परसेंट कब रखा गया और कब समाप्त कर दिया गया MRTP एक्ट को। आया कब, समाप्त कब किया गया, ये भी आया है। और डी पूछ लेगा तो हो सकता पूछ ले कौन कौन से ईयर में क्या क्या इसमें परिवर्तन आया है अमाउंट में। आगे लिखिए औद्योगिक नीति 1973। औद्योगिक नीति 1973। औद्योगिक नीति 1973 में मूलभूत उद्योग। औद्योगिक नीति 1973 में मूलभूत उद्योग ब्रैकेट में कोर इंडस्ट्री, मूलभूत उद्योग ब्रैकेट में कोर इंडस्ट्री ब्रैकेट बंद की विचारधारा को अपनाया गया। की विचारधारा को अपनाया गया इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। मूलभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो, हाईलाइट कीजिएगा पॉइंट, मूलभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए मूल रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जो अन्य उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो अन्य उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मूलभूत उद्योग आया है कि कौन सा है कौन सा नहीं है मूलभूत उद्योग। तो मूलभूत उद्योग जैसे क्या क्या है, सीमेंट होगा और हाँ और सीमेंट हो गया और लोहा हो गया। इसके अलावा हाँ पेट्रोलियम हो गया और कोयला हो गया। वेरी गुड, कोयला भी होगा। चलिए बताइए कोयला और विद्युत भी होगा और लोहा, सीमेंट, कोयला, पेट्रोलियम, ये आपके क्या हो जाएंगे, मूलभूत उद्योग हो जाएंगे। हो गया लोहा, कोयला, सीमेंट, पेट्रोल, मूलभूत उद्योग। आगे हाँ ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा या इसी में एक पॉइंट और लिखिएगा। इसी औद्योगिक नीति में संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा विकसित हुई। इसी औद्योगिक नीति में संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा विकसित हुई। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा विकसित हुई। विकसित हुई संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में केंद्र, राज्य तथा निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में केंद्र, राज्य तथा निजी क्षेत्र सभी की सहभागिता सुनिश्चित, सभी की सहभागिता सुनिश्चित की गई, सहभागिता सुनिश्चित की गई। हाईलाइट कीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है। विदेशी मुद्रा के विनिमय के लिए, विदेशी मुद्रा के विनिमय के लिए, विदेशी मुद्रा के विनिमय के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FERA, फेरा, FERA। ये क्वेश्चन आया, इसका फुल फॉर्म भी आया है और ये भी पूछा है कि ये कौन से औद्योगिक नीति के तहत आया था। FERA, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को पारित किया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को पारित किया गया, जिसे कहते हैं फेरा, इसका फुल फॉर्म और किस अधिनियम में आया, इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक नीति 1977, औद्योगिक नीति 1977। इससे पहले वाले में आपने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें सीखी, 73 वाले में आपने क्या क्या महत्वपूर्ण बात देखा, जो उद्योग है उनके बारे में, क्षेत्र की अवधारणा डेवलप किया गया। यहाँ पे मूलभूत उद्योगों को डेवलप करने की बात की गई और फेरा को लाया गया। 3 चीजें हुई, मूलभूत उद्योग और इसके अलावा संयुक्त क्षेत्र का विकास और फेरा को पारित किया जाना, ये 3 काम किया गया है
इस औद्योगिक नीति में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका औद्योगिक नीति 1977, नोट कीजिएगा। औद्योगिक नीति 1977 में ग्रामीण उद्योगों एवं औद्योगिक नीति 1977 में ग्रामीण उद्योगों एवं ग्रामीण उद्योगों एवं लघु मध्यम या लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योगों पर बल दिया गया। हाँ, विशेष बल दिया गया या बल दिया गया, दोनों बातें। विशेष मतलब थोड़ा सा और ज्यादा तो विशेष बल दिया गया। विकेंद्रीकृत औद्योगिकरण के द्वारा आम लोगों को विकेंद्रीकृत औद्योगिकरण के द्वारा आम लोगों को औद्योगिकरण की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया। आम लोगों को औद्योगिकरण प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया। आगे लघु व कुटीर उद्योगों का विस्तार बृहद पैमाने पर करने के लिए लघु व कुटीर उद्योगों का विस्तार बड़े पैमाने पर करने के लिए जिला उद्योग केंद्र DIC जिला उद्योग केंद्र DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की स्थापना की गई। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। इस नीति में उत्पादन के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया। इस नीति में उत्पादन के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया। श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी मतलब समझ रहे हैं, जब छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, तब यहाँ पर ज्यादातर काम व्यक्तियों से लिया जाता, श्रमिकों से लिया जाता, यानी कि रोजगार मिलता है इंसानों को। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, वो पूंजी प्रधान होता है। बड़े उद्योग क्या होते हैं? पूंजी प्रधान होते हैं। छोटे उद्योग क्या होते हैं? श्रम प्रधान होते हैं। और भारत में हमेशा से क्या थे? श्रम प्रधान उद्योग थे। इसीलिए गांधी जी जो बड़े बड़े उद्योग थे उनका विरोध करते थे। कहते थे इंग्लैंड में, यूरोपीय कंट्रीज में जनसंख्या कम है, वहाँ पे उद्योगों में लगाए मशीन और काम करें उससे। जहाँ भारत जैसे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहाँ पे अगर हम उद्योगों में बड़े बड़े मशीनरी लगाएंगे तो इन लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो हमें ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं चाहिए। हमारे यहाँ लघु, मध्यम और कुटीर उद्योग चाहिए। ये कौन कहते थे? गांधी जी कहते थे। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा आधुनिक समय है, आधुनिक समय का डिमांड है। जबकि समय का डिमांड तो देखिए, साथ ही आप अपनी परिस्थितियाँ भी तो देखिए। अब आधुनिक समय का डिमांड है कि आप जींस और ऐसी चीज़ें पहने, लेकिन आप गाँव के हैं, आपके माता पिता नहीं दिला सकते अगर वो ज़्यादा महंगा है तो आपको अपना भी तो देखना कि हमारी स्थिति कैसी है। डिमांड तो बहुत कुछ है। डिमांड तो ऑनलाइन पढ़ाई करने का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का, पैसा भी तो होना चाहिए पॉकेट में ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो वही गांधी जी कहते थे पहले अपनी स्थिति तो देखिए। नेहरू जी कहते थे कि बापू आप
आगे का नहीं सोच रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी क्या था, थोड़ा सा मतभेद था, मन में मतभेद था। तो बात समझ में आया कि कैसा होना चाहिए, श्रम प्रधान होना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। हाँ, तो आपने लिखा कि श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया। इस नीति के द्वारा अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर, इस नीति के द्वारा अनावश्यक, इस नीति के द्वारा अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। इस नीति के द्वारा अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आपने इस औद्योगिक नीति में क्या क्या देखा, इसमें ग्रामीण उद्योगों एवं लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों के विकास पे बल दिया गया और इसको बड़े पैमाने पर करने के लिए जिला इंडस्ट्री सेंटर खोलने की बात की गई। साथ ही कहा गया जो उद्योग होंगे वो श्रम प्रधान होने चाहिए, पूंजी प्रधान नहीं होने चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा जो अनावश्यक क्षेत्र है वहाँ विदेशी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोका जाएगा। ये कौन सी नीति में कहा गया है, 1977 की औद्योगिक नीति में। नेक्स्ट हेडिंग, औद्योगिक नीति 1980। औद्योगिक नीति 1980। इस नीति में तकनीकी हस्तांतरण में विदेशी निवेश को, इस नीति में तकनीकी हस्तांतरण को तकनीकी हस्तांतरण में विदेशी निवेश को फिर से अनुमति प्रदान की गई। में विदेशी निवेश को फिर से अनुमति प्रदान की गई। MRT सीमा में संशोधन कर, MRTP सीमा में संशोधन कर, MRTP सीमा में संशोधन कर कितना कर दिया गया था, अभी आपने पढ़ा है, समाप्त कर दिया गया था। 1980 की बात हो रही है, उस समय तो पहले समाप्त कर दिया गया। 50 किया गया ना। अब वो मैंने वहाँ आपको शॉर्टकट में सारा लिखा दिया, लेकिन वो अलग अलग अधिनियम के तहत किया गया है। 1980 में 50। बिल्कुल बिल्कुल। MRTP सीमा में संशोधन कर इसे बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया। MRTP सीमा में संशोधन कर इसे बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया। हाईलाइट कीजिएगा, इस औद्योगिक नीति में घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, इस औद्योगिक नीति में घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, आगे कॉमा तकनीकी उन्नयन, तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया, और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। इसमें भी 2-3 काम किए गए। 1980 का आया, इसमें क्या किया गया, तकनीकी हस्तांतरण में फिर से निवेश करने का विदेशियों को अवसर दे दिया गया। साथ ही MRTP सीमा को बढ़ा करके ₹50 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया। अगला औद्योगिक नीति 1986।
औद्योगिक नीति 1986, इसके तहत या इस नीति या औद्योगिक नीति 1986 के द्वारा, कुछ भी कर सकते हैं, औद्योगिक नीति 1986 के द्वारा या इस नीति के द्वारा विदेशी निवेश को अधिक सरल बना दिया गया। औद्योगिक नीति 1986 के द्वारा विदेशी निवेश को अधिक सरल बना दिया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अधिक सरल बना दिया गया तथा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया गया तथा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया गया। निवेश के लिए खोल दिया गया। इस नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को अधिक सरल कर दिया गया। इस नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को अधिक सरल कर दिया गया। इस नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अधिक सरल कर दिया गया तथा MRTP सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 100 करोड़। 100 करोड़ कर दिया। MRTP सीमा को बढ़ाकर ₹100 करोड़ कर दिया गया ताकि बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। MRTP सीमा को बढ़ाकर ₹100 करोड़ कर दिया गया ताकि बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो क्या क्या इसमें काम किया इन्होंने? विदेशी निवेश को सरल बना दिया, विदेशी निवेश के लिए बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र को ओपन कर दिया, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी आसान बना दिया और MRTP सीमा को बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया गया ताकि बड़े औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट भारत में हो सके। आसान लग रहा ना? स्टेप बाय स्टेप एक एक काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग, औद्योगिक नीति 1991, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबसे इम्पोर्टेंट। औद्योगिक नीति 1991 वर्ष 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए वर्ष 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए। भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए। भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम का आरंभ किए। कार्यक्रम आरंभ किए जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। हाईलाइट कीजिएगा। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री हाँ 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे?
से नरसिम्हा राव। टी.वी. नरसिम्हा राव। टी.वी. नरसिम्हा राव। तत्कालीन प्रधानमंत्री टी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई इस नई औद्योगिक नीति ने देश में बृहद आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया की शुरुआत की। आर्थिक सुधारों के 3 विस्तृत घटक निम्नलिखित हैं। आर्थिक सुधारों के 3 घटक निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? L से मतलब लिबरलाइजेशन और P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में क्या होगा? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण से क्या समझते हैं? निजी क्षेत्रों को सहूलियतें देना, ये क्या है? नियंत्रण को कम करना, उदारीकरण। इसमें लिख लीजिएगा उदारीकरण की नीति। जैसे मैंने लिखा ना ऐसे डायग्राम बना के, उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति। इसमें उदारीकरण की नीति में लिखिएगा 2 लाइन। उद्योगों और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण। उद्योगों और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग, उद्योगों और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण। लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण। क्योंकि इसके पहले सरकार से हर चीज के लिए, हर उद्योग के लिए क्या करना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था। और जो लाइसेंस की प्रोसेस थे बहुत कठिन होते थे, आसानी से नहीं मिलता था। तो जब ये लाइसेंसिंग प्रक्रिया हटा देंगे तो लोगों को आसान होगा उद्योग लगाना। तो इसी को हटाना एक तरह से क्या होगा? उदारीकरण। निजीकरण में उद्योगपतियों के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण। उद्योगपतियों के लिए कोटा के स्थान पर निजीकरण। मतलब आप कोटा ना दे करके उन्हें पूरा अधिकार दे दीजिए कि आप पूरा का पूरा खुद ही लगा सकते हैं। जैसे फैक्ट्री था ना, सरकार का नियंत्रण, सरकार की स्थापना, सरकार की सारी चीजें तब सरकार का नहीं बल्कि निजी हाथों में दे दीजिए।
स्वतंत्र कर दीजिए उनको, बिना लाइसेंस के उत्पादन करने के लिए जो जैसे मन करे वैसे। आगे नेक्स्ट, वैश्वीकरण में आयात तथा निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण। आयात तथा निर्यात के लिए, आयात तथा निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण, यानी अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे विश्व के साथ आप आयात निर्यात कर सकते हैं। आप नोट में लिखिएगा उदारीकरण क्या है, नोट करके लिखिएगा उदारीकरण का अर्थ है, या ऐसे लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज कर करके। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए भौतिक लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। और इसको विस्तार कर दें या समझ में आया? समझ गए तो ठीक, नहीं तो और विस्तार कर दें। ठीक है, आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। निजीकरण मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है, निजीकरण मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उद्यमों के, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व का हस्तांतरण सरकार से हटकर, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व का हस्तांतरण सरकार से हटकर निजी हाथों को होता है। निजी क्षेत्र को होता है या निजी हाथों को होता है? निजी क्षेत्र को होता है या निजी हाथों को होता है? इतना समझ में आया या और विस्तार करें? आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को, वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ, वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ, अन्य व्यवस्थाओं के साथ व्यापार पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से, व्यापार पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से जोड़ना है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ना है। नेक्स्ट हेडिंग, औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति। औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति। नोट कीजिएगा,
जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। हाईलाइट कीजिएगा, वर्तमान में मात्र 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए, वर्तमान में मात्र 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वर्तमान में 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पहला कौन कौन से हैं वो? पहला इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित सामान। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित सामान। दूसरा पॉइंट, बारूद, औद्योगिक विस्फोटक, बारूद, औद्योगिक विस्फोट तथा प्रस्फोटक फ्यूज। औद्योगिक विस्फोट तथा प्रस्फोटक फ्यूज। नेक्स्ट तीसरा है खतरनाक रसायन, खतरनाक रसायन। चौथा है तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य संबंधित उत्पाद। खतरनाक रसायन, इसके बाद है तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य संबंधित उत्पाद। अन्य संबंधित उत्पाद मतलब इस तरह के जो भी उत्पाद हो। और लास्ट है मादक पेय, एल्कोहलिक ड्रिंक। लास्ट है मादक पेय। तो ये आपके 5 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अभी भी आवश्यक है। बाकी अब ऐसा कोई उद्योग नहीं। अभी तक जो आपने पढ़ा इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा सा आप ये लिख लीजिएगा, तो दूसरे भी चलाएंगे। छोटे पैमाने के उद्योगों का, अच्छा पहले लिख लीजिए बड़े पैमाने के उद्योगों अर्थात भारी उद्योगों का महत्व। बड़े पैमाने के उद्योगों अर्थात भारी उद्योगों का महत्व हमारे लिए बड़े और भारी उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है, पहले ये लिख लीजिए। इसमें पहला पॉइंट देखिएगा, ये क्यों महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, बड़े पैमाने के उद्योग अर्थव्यवस्था में आधारिक ढांचे के आधार का, बड़े पैमाने के उद्योग अर्थव्यवस्था में आधारिक ढांचे का निर्माण करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग अर्थव्यवस्था में आधारिक, और संरचना भी कह सकते हैं, आधार भी कह सकते हैं। आधारिक, आधार का आधारिक निर्माण करते हैं। क्या लिखा आपने? अर्थव्यवस्था में ढांचे के आधार का सृजन करते हैं या निर्माण करते हैं। आधारिक ढांचे के आधार का सृजन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बड़े पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योगों की, बड़े पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योगों की समृद्धि को प्रेरित करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों की समृद्धि को प्रेरित करते हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी कार कंपनियां होती हैं, उनके लिए छोटे छोटे जो पुर्जे हैं वो कौन बनाते हैं? छोटी छोटी कंपनियां बनाती हैं। वो छोटे छोटे पुर्जे बनाते हैं जिनसे लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां
कार का निर्माण करती हैं, क्योंकि बड़े कार में क्या होते हैं, बहुत सारे पुर्जे होते हैं ना, कोई टायर बनाता है तो कोई इंजन बनाता है तो कोई अन्य जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाते हैं, फिर उन सब को लेकर के कार कंपनियां एक बड़े कार का निर्माण करती हैं। फिर बात समझ में आ गया कैसे देते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, बड़े पैमाने के उद्योग उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं, जो कुशलता एवं उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। जो कुशलता एवं उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। जो कुशलता एवं उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट, बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने की बचतों का सृजन करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने की बचतों का सृजन करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने की बचतों का सृजन करते हैं। बात समझ में आया कि जब बड़ा उद्योग होगा, बड़े पैमाने पे उत्पादन करेंगे तो उनकी लागत कम आती है, इससे उनको फायदा ज़्यादा होता है। छोटे उद्योगों में कम उत्पादन होता है, लागत ज़्यादा आता है तो फायदा कम होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब रीडिंग कर लीजिए, छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व। छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व, इसमें नोट कीजिएगा पहला पॉइंट, ये रोजगार का ब्रैकेट में कर सकते हैं, बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में। ये रोजगार का ब्रैकेट में कर सकते हैं, बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में, ब्रैकेट बंद, अधिक सृजन करते हैं। अधिक सृजन करते हैं क्योंकि इसमें श्रम प्रधान तकनीकी अपनाई जाती है। क्योंकि इसमें श्रम प्रधान तकनीकी अपनाई जाती है। नेक्स्ट, ये संतुलित समृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। ये अगला पॉइंट है, ये संतुलित समृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। ये संतुलित समृद्धि को, मतलब छोटे उद्योग संतुलित समृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? संतुलित समृद्धि को प्रोत्साहित करने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा अमीर होगा, कोई बहुत ज्यादा गरीब रहेगा, सबका बराबर मतलब समान विकास। बिल्कुल, छोटे छोटे उद्योगपति, ढेर सारे लोगों को रोजगार, यानी कि सबके पास इनकम, ना कोई बहुत अमीर ना कोई बहुत गरीब। वहीं जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनकी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, बड़े पैमाने पे लाभ होता है, लेकिन लाभ सबसे ज्यादा किसको? उद्योगपति को होता है, और वो मशीनों पे ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इंसानों पर नहीं। तो वहाँ पे एक अमीर पर बहुत ज्यादा और दूसरा बहुत गरीब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये समता को प्रोत्साहित करते हैं। ये समता को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि ये समता को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि ये आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को न्यूनतम कर देते हैं। क्योंकि ये आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को न्यूनतम कर देते हैं। ये समता को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि ये आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को न्यूनतम कर देते हैं। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को न्यूनतम कर देते हैं। आर्थिक शक्ति का मतलब पैसा जिसके पास ज्यादा, वही आर्थिक रूप से शक्तिशाली। तो ये क्या करते हैं, ऐसे किसी एक व्यक्ति को बहुत पावरफुल नहीं होने देते। छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं और सबके पास
पैसा होता है, पैसे का भी केंद्रीकरण होता है, तो कोई भी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। ये फायदे हैं छोटे उद्योग का। आप रीडिंग कीजिएगा, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। इसमें हेडिंग कीजिएगा फिर से, आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों? आखिर क्यों हमें आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी? आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों? इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों की आवश्यकता की व्याख्या। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों की आवश्यकता। नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों की आवश्यकता की व्याख्या निम्न बिंदुओं से होती है। व्याख्या निम्न बिंदुओं से होती है। इसमें पहला बिंदु गैर समावेशी। हेडिंग है मैम? नहीं बेटी, पॉइंट। गैर समावेशी तथा गैर विकासात्मक, गैर समावेशी तथा गैर विकासात्मक खर्चों के कारण सरकार के राजकोषीय घाटे में अत्यधिक वृद्धि। यानी कि गैर जो हमारे समावेशी और गैर जो विकासात्मक कार्य थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब खर्चे में वृद्धि हो रही थी सरकार के। उसको कम करने के लिए क्या लाए हम? आर्थिक सुधार नीति। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों आवश्यक था? और नेक्स्ट पॉइंट, भुगतान शेष ब्रैकेट में निर्यात आयात, भुगतान शेष निर्यात आयात ब्रैकेट बंद की प्रतिकूल स्थिति। भुगतान शेष की प्रतिकूल स्थिति। हमारा भुगतान शेष कैसा था? प्रतिकूल। प्रतिकूल कब होता है? जब कम होने लगता, जब आयात ज्यादा निर्यात कम हो, तब तो भुगतान प्रतिकूल होता है। उसको क्या करना था? सही करना था। नेक्स्ट पॉइंट, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि। उस समय वस्तु और सेवाएं बहुत तेजी से महंगी हो रही थी। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट, 1990-91 के खाड़ी संकट। 1990-91 के खाड़ी संकट के कारण पेट्रोल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि। 1990-91 में खाड़ी संकट के कारण पेट्रोल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि। जो खाड़ी देश हैं, जिनको आप देखते हैं क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम कंट्रीज भी कहा जाता है, यहीं से हम तेल का आयात करते हैं। और यहाँ पे आपस में कुछ समस्या चल रही थी, जिससे क्या हो गए थे? तेल महंगे हो गए थे। इसलिए अभी हमें क्या करना था? आर्थिक सुधार करना था। नेक्स्ट पॉइंट, 1990-91 में भारत के विदेशी विनिमय कोष में 1990-91 में भारत के विदेशी विनिमय कोष में भारत के विदेशी विनिमय कोष में
अत्यधिक कमी। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक उद्योगों का खराब प्रदर्शन। उद्योगों का खराब प्रदर्शन। अब रीडिंग कीजिएगा, 1991 से आर्थिक सुधार। 1991 से आर्थिक सुधार। तो यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या? सभी को आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। वर्ष 1991 में आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए, वर्ष 1991 में आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए एक उच्च आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करने के लिए एवं उच्च आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए गए। भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए गए। इसमें नोट कीजिएगा, ऐसे पॉइंट वाइज नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट, 1990 के दशक की शुरुआत में उत्पन्न भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के संदर्भ में नई आर्थिक नीतियां केवल आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए ही नहीं, केवल आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च समृद्धि दर की प्राप्ति के लिए भी लाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नीति निर्माताओं ने 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना आरंभ कर दिया।
आर्थिक परिस्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया। खराब आर्थिक परिस्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया। आगे उसी में अत्यधिक नियंत्रण एवं अर्थव्यवस्था में अंतर्मुखी स्वरूप को अत्यधिक नियंत्रण एवं अर्थव्यवस्था में अत्यधिक नियंत्रण एवं अर्थव्यवस्था में अंतर्मुखी स्वरूप को बदला जाने लगा। अंतर्मुखी स्वरूप को बदला जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में निजी निवेश के लिए उपयुक्त पर्यावरण का निर्माण हुआ। भारत में निजी निवेश के लिए उपयुक्त पर्यावरण का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1990 के सुधार कई मायनों में अलग थे। 1990 के सुधार कई मायनों में अलग थे। कई मायनों में अलग थे। कई तरह के प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। कई तरह के प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। उदाहरण के लिए निवेश हेतु औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति। उदाहरण के लिए निवेश हेतु औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति। औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति। औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ को छोड़कर अन्य क्षेत्र निजी क्षेत्र हेतु खोल दिए गए। अन्य क्षेत्र निजी क्षेत्र हेतु खोल दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट, आयातों पर लागू प्रशुल्क दरों में कमी की गई। आयातों पर लागू प्रशुल्क दरों में कमी की गई। आयातों पर लागू प्रशुल्क दरों में कमी की गई। अधिकतर सामग्रियों के मामलों में आयात लाइसेंस की अनिवार्यता को अधिकतर सामग्रियों के मामलों में आयात लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अब इसमें है 2-3 पॉइंट, कहीं तो लिखवा दें या छोड़ दें? बहुत बड़े पैमाने पे काम किया गया था। ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1990 के दशक में तकनीकी पहुंच
1990 के दशक में तकनीकी पहुंच एवं विश्व बाजार तक पहुंच एवं विश्व व्यापार तक पहुंच सुनिश्चित करने विश्व व्यापार तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों को निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों को आवंटित करने के उद्देश्य से निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों को आवंटित करने के उद्देश्य से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कानूनों को करने के उद्देश्य से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कानूनों को लचीला बनाया गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कानूनों को FDI कानूनों को अधिक लचीला बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2005 में बैंकों, बीमा कंपनियों, एयरलाइंस, एयरलाइंस एवं कुछ निश्चित प्रकार के खनन को छोड़कर अन्य बड़े उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। रिपीट कर रहे हैं, प्रकार के खनन को मतलब कुछ निश्चित प्रकार के खनन को छोड़कर अन्य बड़े उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति दी गई। अन्य बड़े उद्योग में विदेशी FDI की अनुमति दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक सुधार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बिजली संचार आर्थिक सुधार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बिजली संचार सड़क रेलवे पत्तन, बिजली संचार सड़क रेलवे पत्तन मतलब बंदरगाह, रेलवे पत्तन तथा वायु पत्तन के क्षेत्र में वायु पत्तन के क्षेत्र में वायु पत्तन मतलब हवाई अड्डा के क्षेत्र में निजी निवेश को किस तरह आमंत्रित किया जाए, निजी निवेश को किस तरह आमंत्रित किया जाए ताकि आधारभूत संरचना में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया जा सके, ताकि आधारभूत संरचना में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया जा सके। आने वाले वर्षों में निवेश को आकर्षित किया जा सके, ताकि आधारभूत संरचना में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया जा सके।
जी आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? क्योंकि बहुत सारा इधर इम्पोर्टेंट बात है, फैक्ट है, जो कि भूल सकता है, पास में रहेगा तो आप लोग बार बार पढ़ के समझ लेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे नई पीढ़ी